मैं डॉक्टर भवानी प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़ से। मैं भारतीय संविधान के भाग एक, भारतीय संविधान पेपर दो भागों में विभक्त है। भारतीय संविधान भाग एक के पहले चैप्टर के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ऐसी आप जैसा जानते हैं कि भारतीय संविधान पहली बार 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा निर्मित और 26 नवंबर 1949 को ही अपने आप को समर्पित किया गया। कुछ अनुच्छेद उसी रोज लागू हो गए और बाकी शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारी जो संविधान है इसकी प्रमुख विशेषताएं में सबसे पहले हम लेते हैं कि भारतीय संविधान लिखित है। ये 1950 का संविधान है। सबसे पहला लिखित संविधान 1789 में अमेरिका का संविधान था। उस वक्त उसमें 7 अनुच्छेद थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जापान, रसिया, अन्य देशों ने भी जो भी संघवाद प्रणाली से संबंधित थे उन सभी ने लिखित संविधान को अपनाया। भारतीय संविधान भी संघवाद प्रणाली को अपनाने के कारण उसका एक आवश्यक तथ्य है कि वो लिखित में होना चाहिए और भारतीय संविधान भी लिखित संविधान। दूसरा प्रमुख विशेषता है कि ये संविधान बहुत ही विशालतम संविधान है। ये विश्व का सबसे विशालतम संविधान कहा जाता है। इसके प्रमुख कारण है, पहला ये कि ये 20वीं शताब्दी का संविधान था और भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसमें पूरा ध्यान रखा कि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, इसलिए मैक्सिमम चीज़ों को, सभी प्रमुख संस्थाओं को, उनके अधिकार कर्तव्यों को, सबको लिखित रूप में संविधान में लिया। दूसरी विशेषता यह है कि जिस प्रकार अमेरिका का संविधान 7 अनुच्छेद का है लेकिन उसमें राज्यों का संविधान सम्मिलित नहीं है, सिर्फ वो केंद्र के बारे में ही उनका लिखा हुआ है, केंद्र से संबंधित है। भारतीय संविधान 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूची लेकर 1950 में यह संविधान निर्मित हुआ। उसके बाद अब क्योंकि ये 1950 का संविधान था इसलिए इसमें सभी चीज़ों का उल्लेख किया गया, जैसे मौलिक अधिकार, भारतीय नागरिकों से संबंधित मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लेखित है, इसमें डिटेल से इसका उल्लेख है। उसके बाद राज्यों, देश के लिए भी निर्देश हैं जिसको हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित किए हैं, उसका भी पूर्ण रूप से उल्लेख है। इसके अलावा इस संविधान में केंद्र और राज्यों के संबंध में कोई विवाद ना हो इसलिए उसको भी लिखित रूप में पूर्ण रूप से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अन्य संस्थाएं जैसे आपका चुनाव आयोग, अन्य और भी संस्थाएं, सभी का उसमें उल्लेख है। इसमें जो प्रमुख चीज़ें हैं वो ये है कि इसमें विवाद ना हो इसलिए हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ों को लिखित में लिया, इसलिए यह संविधान विश्व का विशालतम संविधान कहलाया। आज की स्थिति में इसमें बहुत सारे अन्य अनुच्छेद भी जुड़ चुके हैं और ये अब 400 से भी पार है। दूसरी विशेषता है कि ये भारतीय संविधान एक लोकतंत्र, प्रभुता संपन्न, प्रजातंत्र, गणतंत्र, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी संविधान है। इसमें प्रत्येक को हम अलग से चर्चा करेंगे। इसमें प्रमुख जो है वो है गणतंत्र। पहली बार भारतीय इतिहास में, पूरे भारतीय इतिहास में अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा ही राजतंत्र के अंतर्गत ही इसका शासन हुआ। पहले चाहे वो मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो, हर्षवर्धन हो, कलिंगा हो, उसके बाद मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, सब में ही राजतंत्र था। पहली बार 1950 में हम लोगों ने गणतंत्र प्रणाली को अपनाया जिसमें देश का जो प्रमुख होता है, राष्ट्रपति, वो जनता के द्वारा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और ये पहली बार हमारे संविधान में हम लोगों ने इसको अपनाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी ये पंथ निरपेक्ष है। इसमें सभी धर्म के मानने वालों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वो अपना धर्म का पालन करें, विश्वास करें अपनी इच्छा अनुसार, और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि देश धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रणाली प्रमुख विशेषता थी वो था संसदीय प्रणाली। जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर 400 साल करीब ब्रिटिश का शासन था और वहाँ पर इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली थी। उसी को ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर भी संसदीय प्रणाली को लागू किया और नया संविधान बनने के बाद, देश स्वतंत्र होने के बाद, हम लोगों ने भी वही संसदीय प्रणाली को अपनाया, जिसमें आपका केंद्र में पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों में भी विधानसभा, और जहाँ हो सकता है वहाँ विधान परिषद। इस प्रकार से हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है। दूसरा प्रमुख विशेषता है, इसमें जनता के अधिकारों का तो उल्लेख है ही, साथ ही साथ देश को क्या करना है उसका पूरा उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ये अनुच्छेद 36 से लेके आपका अनुच्छेद 51 तक इसमें उल्लेख है कि देश को, जो सरकार 5 साल में आती है, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उनका जो कार्य प्रणाली है वो किस दिशा में होना चाहिए, उनको क्या चीज़ें करना चाहिए और किन चीज़ों को प्रमुख रूप से करना चाहिए, जनता से जुड़ी हुई चीज़ों को, उनका पूरा उल्लेख उसमें है। भले संविधान का अनुच्छेद 37 कहता है कि उसका उल्लंघन होने पर हम उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने में हम जाते हैं, लेकिन जनता हर 5 साल में पूछेगी या आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या किया। दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्व के बहुत सारे अनुच्छेदों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया, और अब वो चीज़ें, उनका उल्लंघन होने पर आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार है, स्पीडी ट्रायल है, ये पर्यावरण से संबंधित है, ये सब चीज़ें को उन्होंने अपनाया। इसलिए भी हमारा संविधान विशालतम संविधान हो गया। दूसरा प्रमुख विशेषता है इसकी संशोधन की प्रणाली। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जो संशोधन की प्रणाली है काफ़ी कठोर है। उसका अनुभव को देखते हुए कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया का उसमें उल्लेख किया। पहला, जो साधारण बहुमत से जैसे कानून बनता है उसके द्वारा संशोधन कर लिया जाए, जो संविधान के साधारण अनुच्छेद हैं उनको उसके साधारण बहुमत से संशोधन कर लिया जाए। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनको विशेष बहुमत से संशोधन किया जाए, और जो संघवाद से संबंधित है उसमें राज्यों की भी सहमति, आधे राज्यों की भी सहमति को अनिवार्य किया गया। इस प्रकार हम लोग ने अपने संविधान को एक लचीला एवं कठोर दोनों का मिला जुला रूप में सम्मिलित किया, ताकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में संशोधन में जो कठिनाइयाँ आई, किसी भी प्रकार का साधारण संशोधन में भी वहाँ काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया का संविधान तो आप जानते हैं, वहाँ के संसद से पारित होने के बाद जनता के सम्मुख रखा जाता है, रिफरेंडम का प्रावधान है। स्विट्जरलैंड में रिफरेंडम का प्रावधान है, और अमेरिका में 3/4 राज्यों की अनुमति की आवश्यकता है, जबकि हमारे यहाँ कुछ ही अनुच्छेद जो संघवाद से संबंधित है उसी में हमें आधे राज्यों की अनुमति की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम लोगों ने 20वीं शताब्दी में जैसा संविधान में जैसा संशोधन की प्रक्रिया होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, उसको अपनाया। इसके अलावा हम लोगों ने संविधान को लागू होते ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को लागू किया, वो था वयस्क मताधिकार। जो भी नागरिक 18 साल से 21 उस वक्त 21 उम्र था, 21 वर्ष का उम्र का है, वो मतदान का प्रयोग कर सकता था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था। लोगों ने कहा, विश्व ने कहा कि भारत की जनता अशिक्षित है, शिक्षा का कमी है, पहली बार प्रजातंत्र का उन्होंने प्रयोग कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने देखा लगातार चुनाव में, 77 के चुनाव में, उसके बाद 90 के चुनाव में, इस प्रकार हम देखा कि जनता परिपक्व मतदाता के रूप में उभरी है और वो अपना अच्छा भला बुरा समझती है। मानते हैं कुछ जगह कुछ चीज़ें हैं, खामियां हैं, लेकिन फिर भी एक गुलाम देश में जिस प्रकार से आज़ादी के पहले ही साल से वयस्क मतदाता का अधिकार का लोगों को, नागरिकों को दिया गया, जो भी 21 वर्ष से ऊपर के थे उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया, अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया गया, और बाद में वो उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। आज की स्थिति में जो भी 18 वर्ष के हो चुके हैं वो वोट
दे सकते हैं, अपनी सरकार चुन सकते हैं। इसके बाद हमारे संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख है और कुछ समय आपातकाल के 75 में एक दो ऐसे केसेस हैं, एडीएम जबलपुर के केस, इस प्रकार के केस को छोड़ दें तो आज तक भारतीय न्यायपालिका ने अपना स्वतंत्र रूप में कार्य किया है और संविधान का रक्षा किया है, लोगों के मौलिक अधिकारों का रक्षा किया है। और संघवाद का ये एक आवश्यक तत्व है कि वहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि उस संविधान का इंटरप्रिटेशन बिना किसी दबाव के कर सके। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण चीज कि भारत में एकल नागरिकता है। ये हमारी संविधान की प्रमुख विशेषता है कि भारत में आप कहीं भी निवास करेंगे आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, ना कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के नागरिक हैं एवं अमेरिका के नागरिक हैं, अन्य राज्य के आप नागरिक नहीं हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में आप कहीं भी रहें आप भारत के नागरिक हैं। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हमारा संविधान सेंट्रलाइज प्रवृत्ति वाला है। हमारे यहाँ जो संघवाद की प्रणाली को अपनाया गया उसमें केंद्र की शक्तियों को थोड़ा मजबूत किया गया, क्योंकि हम जानते थे केंद्र का बहुत जरूरी है कि वो मजबूत रहे, नहीं तो जो साम्राज्यवादी देश हैं वो हमेशा कमज़ोर देश को अपने अंडर में लेने की कोशिश करते हैं। और जैसा भारत के साथ हुआ, अन्य अफ्रीकन कंट्री के साथ हुआ, एशियन देशों के साथ हुआ, तो एक मजबूत केंद्र का होना बहुत ज़रूरी है। ये अमेरिका के संविधान में भी देखा गया कि जहाँ पर राज्यों को विशेषताएं थी, ज़्यादा अधिकार दिए गए थे, लेकिन समय के अनुसार और जो दो विश्व युद्ध हुए उसमें केंद्र का मजबूत होना जरूरी था। और वहाँ पर वहाँ की न्यायपालिका और कन्वेंशन के द्वारा भी वहाँ का जो केंद्र था वो मजबूत हुआ। और भारत में ये प्रावधान ऑलरेडी है कि जो विपत्ति काल में केंद्र एक यूनिटरी सिस्टम की तरह कार्य करे। अभी भी आप देख रहे हैं जैसे कोरोना महामारी से देश को जैसे एकजुटता की ज़रूरत थी, एक नीति के अनुरूप कार्य किया जाए ताकि इस कोरोना महामारी से लड़ा जा सके, और केंद्र के पास वो अधिकार प्राप्त है जिससे वो ये कार्य कर रहा है और सही कर रहा है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं और ज़रूरी हैं, और वो भारत के संविधान को एक अलग पहचान देता है। और जैसा आप देख रहे हैं विश्व में भारतीय संविधान अपने कार्य में, देश की रक्षा में, देश की जनताओं की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में, देश के विकास को आगे बढ़ने में, समय के साथ परिवर्तन के लिए सभी में वो अनुरूप है, अनुकूल है। इसके साथ ही मैं इसको यहाँ समाप्त करता हूँ। अब हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि भारतीय संघात्मक प्रणाली किस प्रकार की है। धन्यवाद।